नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर यूपी लेखपाल की भर्तियां हैं जो जल्द ही आने वाली हैं। और तो यहाँ पर उसका सिलेबस भी जारी हो चुका है, जिसमें 4 पोर्शंस आ रहे हैं: मैथ, जीएस और जो है रीजनिंग। नहीं, सॉरी, रीजनिंग नहीं है उसमें, मैथ, जीएस, हिंदी और साथ में आपका जो ग्राम्य विकास है वो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें भी जो ये घटना चक्र की लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका ग्रामीण जानकारी, ये जो बुक है, इस बुक को पेज बाय पेज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये पूरी की पूरी बुक जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने देखिए आज आपके लिए यहाँ पर 8 पेज हमने आज के लिए यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। 9 पेज हैं ये, और ये सारे आज डिस्कस करेंगे। इसी तरह से पेज बाय पेज पूरी की पूरी बुक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखेंगे लगभग उसमें 160 पेजेस के आसपास यहाँ पर पेजेस हैं। तो वो सारे के सारे पेजेस हम लोग जल्द यहाँ पर पेज बाय पेज पूरी बुक को यहाँ पर सीरियल से डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका जो ग्रामीण विकास है या ग्रामीण जानकारी के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें गलत ना हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। तो ये इसका जो है लेक्चर नंबर 1 है, और इसमें 1 से 9 पेज तक का है। उसके बाद मैंने बताया कि 160 पेज हैं। तो और भी यहाँ पर थोड़ा सा बड़े सेशंस में लाऊंगा, ताकि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये बुक पूरी कवर हो सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी नीचे हमें बता दीजिएगा कि अगर आप किसी और इसी ग्राम विकास संबंधी कोई और जो पब्लिकेशंस की बुक का भी अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस, तो बता दीजिएगा। मैं वो भी बुक का यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कस कर दूंगा। और भी अगर सब्जेक्ट की बुक्स का आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो, तो आप बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला इसमें चैप्टर दिया गया है वो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि भारत में प्रयोग होने वाले खेती के माप। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत के अधिकांश भागों में, ठीक है, क्या होता है? हाथ, गट्ठा, जरीब, बिस्सा, बिस्वांसी, उनवांसी, कनवांसी, बीघा, किल्ला, एकड़, हेक्टेयर, मरला, कनाल आदि मात्रों का प्रयोग किया जाता है। देखिए उनमें से निम्न संबंधित जानकारी। देखिए, नापने का पैमाना 1 गज, तो 1 गज को बोलते हैं 1 यार्ड के बराबर ये होता है। और अगर हम बात करें कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये होता है 0.91 मीटर या 36 इंच या 9 वर्ग फीट। तो ये आप इसका याद रख सकते हैं कि 1 गज जो होता है ये 1 यार्ड के बराबर होता है, 0.91 मीटर्स के बराबर होता है, 36 इंच के बराबर होता है, और साथ में 9 वर्ग फीट के बराबर होता है। अब अगर बात करें 1 हाथ, ठीक है, 1 हाथ, तो ये हो जाएगा हाफ गज यानी आधे गज के बराबर होगा, 18 इंच के बराबर हो जाता है। और अगर मीटर की बात करें तो 0.4572 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 1 गट्ठा। ठीक है, 1 गट्ठा, तो 1 गट्ठा जो होता है यहाँ पर, तो ये किसके बराबर होता है? तो ये जो हो जाता है ये 5.5 हाथ यानी कि 5.5 हाथ के बराबर होता है। 3.25 गज यानी कि 2.75 गज के बराबर होता है। 99 इंच के बराबर होता है। 2.5146 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 1 जरीब। तो ये जो जरीब होता है ये 55 गज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक जरीब क्या होता है? ये 55 गज के बराबर होता है। ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल मापने की कुछ मात्रक देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया है 1 उनवांसी। ठीक है, तो 1 उनवासी जो होता है ये कितने कितने के बराबर होता है? तो ये जो होता है ये होता है 24.5025 स्क्वायर इंच यानी कि वर्ग इंच। और अगर बात करें वर्ग फुट में, तो वर्ग फुट में अगर इसकी बात करते हैं यानी कि स्क्वायर फीट में बात करते हैं, तो 0.17015625 फुट के बराबर होता है। नेक्स्ट आ जाता है 1 कचवांसी। तो ये जो रहता है 20 उनवांसी के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 कचवांसी जो होता है ये 20 उनवांसी के बराबर होता है। तो इसकी अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे। फिर एक जो बिस्वांसी होता है, ठीक है, ये 20 कचवांसी के बराबर होता है। ठीक है, तो एक जो बिस्वांसी होता है ये 20 कचवांसी के बराबर होता है, और ये 1 वर्ग गट्ठा के बराबर होता है। और साथ में अगर बात करें यार्ड की, तो ये 7.5625 वर्ग गज के बराबर होता है या यार्ड के बराबर होता है। साथ में अगर बात करें स्क्वायर इंच की, ठीक है, तो ये 9801 स्क्वायर इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें 1 बिस्वा, तो जो 1 बिस्वा होता है इसका यूनिट आप लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोग यूज ही करते हैं। तो जो 1 बिस्वा होता है ये 20 बिस्वांसी के बराबर होता है यानी कि 20 स्क्वायर गट्ठा के बराबर होता है। ठीक है, और 1 कच्चा बीघा जो होता है ये 1008 स्क्वायर यार्ड या 1008 गज या 3 स्क्वायर फीट, 1008 वर्ग गज या 3 वर्ग फीट के बराबर या 3 वर्ग फुट के बराबर होता है। अगर आप स्क्वायर मीटर में इसकी बात करें तो एक जो कच्चा बीघा होता है ये 843 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, वर्ग मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर 1 पक्का बीघा।
तो जो एक पक्का बीघा होता है ये जो होता है, तो ये जो एक पक्का बीघा होता है ये होता है 3 कच्चा बीघा, यानी 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है, यानी कि 20 बिस्वा के बराबर होता है एक पक्का बीघा। ठीक है, तो ये 3025 स्क्वायर यार्ड यानी कि 3025 वर्ग गज या 2529 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये 27,225 स्क्वायर फीट यानी 27,225 वर्ग फीट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये लोग यहाँ आप लोग यहाँ पर देख पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसी तरह से यूनिट्स देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पर इसी में दिया गया है और भी यहाँ पर दिया, जो एक पक्का बीघा की ही बात की गई है। तो ये आपका 165 इंटू 165 अगर देखा जाए तो ये फीट के बराबर होता है, 55 इंटू 55 यार्ड के बराबर होता है, 0.625 एकड़ के बराबर होता है और 0.253 हेक्टेयर के बराबर होता है और 5 कनाल या एक कनाल में 20 मरला और 100 मरला के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 एकड़। तो 1 एकड़ की अगर बात करते हैं तो जो 1 एकड़ होता है ये 4840 स्क्वायर यार्ड यानी कि 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ये यूनिट आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम में पूछी गई है। तो ये स्क्वायर गज वर्ग गज की अगर बात करें तो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। और अगर बात करें यहाँ पर वर्ग मीटर तो 4046.8 वर्ग मीटर के बराबर होता है 1 एकड़। नेक्स्ट अगर बात करें हेक्टेयर में तो 0.407 हेक्टेयर के 0.4047 हेक्टेयर के बराबर होता है। अगर बीघे में बात करते हैं 1 एकड़ तो 1.6 बीघा के बराबर होता है। और अगर कच्चे बीघे की बात करें तो 4.8 कच्चा बीघा के बराबर होता है। कनाल में बात करें तो 8 कनाल के बराबर होता है। और अगर मरला में बात करते हैं तो 160 मरला के बराबर होता है। नेक्स्ट आ जाता है 1 हेक्टेयर। तो दोस्तों अगर 1 हेक्टेयर की बात करते हैं यहाँ पर तो जो 1 हेक्टेयर होता है ये 3.95 बीघा के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 2.4711 एकड़ के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर जो है ये 11960 यार्ड के बराबर होता है और 1 हेक्टेयर जो है ये 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, फिर अब लंबाई की मापे कुछ देख लेते हैं। 4 अंगुल मतलब 1 गिरह, 16 गिरह मतलब 1 गज और 3 गिरह मतलब 1 गट्ठा और 20 गट्ठा 2 जरीब के बराबर होता है और 29 सही 1/8 जरीब 1 मील के बराबर होता है। 3 हाथ 1 करम के बराबर होता है और 10 करम 1 जरीब के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। फिर उत्तर प्रदेश में भूमि नापने के पैमानों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक लाठा जो होता है ये 99 इंच या 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है। 20 उनवांसी जो है 1 कचवांसी के बराबर होता है और 20 कचवांसी जो है 1 बिस्वांसी के बराबर होता है। ये 1 वर्ग लाठा के बराबर होता है और 20 बिस्वांसी या 20 वर्ग लाठा 1 बिस्वा या 1361 सही 1/4 वर्ग फीट के बराबर होता है और 20 बिस्वा जो है ये 1 बीघा या 3025 वर्ग गज के बराबर होता है और 1 गज इलाही जो होता है ये 33 इंच के बराबर होता है और 66 गज इलाही जो है ये 55 गज के बराबर होता है। 1 बीघा जो है ये 60 × 60 वर्ग गज इलाही के बराबर होता है और 1 बीघा बराबर होता है 55 × 55 वर्ग गज या 3025 वर्ग गज। ठीक है, तो ये कुछ मीटर पैमाने हैं जो आपको याद रखने हैं। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको नोट करके अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 2। तो इसमें देखते हैं क्या है, लेखपालों द्वारा फसली वर्ग के भीतर की जाने वाली पड़तालों की निर्धारित अवधि। देखिए खरीफ की फसल खरीफ पड़ताल की अगर बात करते हैं तो लेखपालों द्वारा जो फसली वर्ग के भीतर की जाने वाली जो पड़तालें होती हैं उनकी निर्धारित अवधि क्या होती है। तो खरीफ पड़ताल कब होगी, तो लेखपाल द्वारा पड़ताल करने की जो अवधि होगी ये होगी 10 अगस्त से लेकर 25 सितंबर और प्राथमिकता के आधार पर की जा रही TRS पड़ताल जो है ये है 10 अगस्त से लेकर 19 अगस्त। नेक्स्ट है रबी की पड़ताल की अगर बात करते हैं तो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी और प्राथमिकता के आधार पर की जा रही अगर TRS की बात करें तो ये 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी। जायद जो पड़ताल है ये 1 मई से लेकर 31 मई, प्राथमिकता के आधार पर 1 मई से लेकर 10 मई तक। ठीक है, तो ये हो गया पड़ताल। उसके बाद अब देखते हैं जरीब। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जरीब एक प्रकार का फीता या चेन होती है। इसमें लोहे या इस्पात से बनी कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों द्वारा जुड़ी होती हैं। जरीब जो होता है, जरीब की जो बात की जा रही है तो जरीब में इसके कुल नाव के 10वें अंश के बराबर की नाव का एक गट्ठा भी लगा होता है। भूमापन कार्य में जरीब का एक महत्वपूर्ण प्रणाली या यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जरीब 3 प्रकार की होती हैं, एक सहज हानि, एक गंट्री और एक मीट्रिक। ठीक है, गंट्री जरीब जो है ये 22 गज की, सहज हानि जरीब विभिन्न लंबाइयों की होती है जो 44 गज से लेकर 56 गज तक की होती है। ठीक है, ये काल्पनिक पूरी जरीबों की नापें हैं। ठीक है, प्रयोग में केवल आधी माप 22 गज से लेकर 28 गज तक की काम में लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मानक पक्का बीघा वाली पूरी जरीब 55 गज तथा प्रयोग वाली
27.5 गज लंबाई की होती है। ठीक है, जरीब पूरी नाप की प्रयोग में नहीं लाई जाती क्योंकि वह वजन में भारी हो जाती है तथा उसे आसानी से प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए आधा इसका प्रयोग करते हैं। फिर साहज हानि काल्पनिक पूरी जरीब 200 कड़ी की मानी जाती है। आधी प्रयोग वाली साहज हानि व अन्य सभी प्रकार की जरीबों में 10 गट्ठे होते हैं। ठीक है, 10 गंटरी जरीब का एक लांग होता है और 80 गंटरी जरीब का एक मील होता है। 50 जरीब मीटरी का 1 किलोमीटर होता है। सामान्यतः एक जरीब के साथ 10 सुए लोहे के बने होते हैं तथा उन्हें पकड़ने के लिए ऊपर गोल आकार बना होता है। ठीक है, गंटरी जरीब की एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है। ठीक है, साहस हानि मानक जरीब की एक कड़ी की लंबाई 0.825 फुट या 9.9 इंच होती है। मीट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली 100 कड़ियां होती हैं। प्रत्येक 2 कड़ियों के बीच में 3 गोल छल्ले लगे होते हैं या 20 मीटर लंबी होती है। तो ये हो गई यहाँ पर। अब इनसे संबंधित देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो प्रीवियस इसमें आए हुए थे, वो भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक जो बिस्वा है, एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है। तो अभी मैंने इसको बताया भी है कि ये 1 बिस्वा अनुपात होता है, यानी 1 बिस्वा 1 बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जानते भी होंगे। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो अभी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, आया है एग्जाम में, तो ये पूछा भी गया है। तो ये 4840 जो 1 एकड़ होता है ये 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है। तो 1 बिस्वा बराबर 1 बीघा सही है ये। 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज, ये भी सही है। 20 कछवांसी बराबर 1 बिस्वांसी, ये भी सही है। और 20 बिस्वांसी बराबर 10 बिस्वा, ये गलत है यहाँ पर है, ये हमने अभी तक इसमें नहीं पढ़ा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 1 हार्स पावर बराबर होता है। तो 1 हार्स पावर जो होता है ये सभी को याद होना चाहिए 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब अगले टॉपिक पर और नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 3 पर आ जाते हैं। लेखपाल कार्य एवं विभागीय जानकारी, चकबंदी एवं राजस्व विभाग। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, हम सीरियल से पढ़ते हुए चल रहे हैं चकबंदी निदेशालय के बारे में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का जो प्रारंभ है ये 1954 में हुआ था, ये डेट आपको याद रखनी है। और मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो चकबंदी योजना का प्रारंभ है उत्तर प्रदेश में, ये कब से हुआ, 1954 में मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ। फिर सफल परीक्षण के उपरांत चकबंदी योजना को वर्ष 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। तो यहाँ पर बात करेंगे चकबंदी योजना का जो प्रारंभ है ये एक ट्रायल के तौर पर 1954 में मुजफ्फरपुर जिले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील में हुआ। उसके बाद सफल परीक्षण का जब इसका के उपरांत इसका जो योजना है, इस योजना को 1958 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी संचालक यानी चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। तो यहाँ पर जो चकबंदी योजना है इसके संचालन के लिए यहाँ पर एक चकबंदी आयुक्त नियुक्त किया गया या चकबंदी संचालक जिसे बोलेंगे, और इसके अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया, जो कि चकबंदी आयुक्त जो होगा ये चकबंदी विभाग का हेड होगा। चकबंदी संचालक के कार्यों में सहयोग हेतु अतिरिक्त चकबंदी संचालक व संयुक्त चकबंदी संचालक का प्राविधान किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने बात की चकबंदी आयुक्त की स्थापना की गई और उसके जो हेड होगा वो होगा चकबंदी आयुक्त यानी चकबंदी संचालक, और उसके अंडर में उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त चकबंदी संचालक व संयुक्त चकबंदी संचालक का प्राविधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला उप संचालक चकबंदी, उप संचालक चकबंदी और सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी एवं सहायक चकबंदी अधिकारियों की नियुक्ति कार्य के सापेक्ष किए जाने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बात की सबसे पहले चकबंदी कार्य योजना के अंतर्गत चकबंदी जो है उसका गठन किया गया। उसके बाद उसका जो आयुक्त होगा वो चकबंदी विभाग का यहाँ पर हेड होगा, चकबंदी आयुक्त उसे कहेंगे। उसकी सहायता के लिए यहाँ पर अतिरिक्त चकबंदी संचालक व संयुक्त चकबंदी संचालक का प्राविधान किया गया। उसके बाद अगर बात करें जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए क्या किया गया, तो जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला उप चकबंदी संचालक, ठीक है, जिला उप संचालक चकबंदी, उप संचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी एवं सहायक चकबंदी अधिकारियों की नियुक्ति कार्य के सापेक्ष किए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, चकबंदी प्रक्रिया जो है ये राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है जो कि प्रत्येक कटक की काश्तकारों जनता
जनप्रतिनिधियों तथा भूमि प्रबंधक भूमि प्रबंधक समिति की सहभागिता से संपादित की जाती है। तो चकबंदी यहाँ पर प्रक्रिया की बात की गई है। जो चकबंदी प्रक्रिया है ये राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जो कि प्रत्येक कटक के काश्तकारों, जनता, जनप्रतिनिधियों तथा भूमि प्रबंधक समिति की सहभागिता से संपादित की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतम सहभागिता एवं पारदर्शिता हेतु प्रत्येक कटक के लिए एक चकबंदी समिति गठित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर अधिकतम सहभागिता एवं पारदर्शिता की आवश्यकता यहाँ पर जब पड़ती है तो उसके लिए क्या होता है, प्रत्येक कटक के लिए एक चकबंदी समिति गठित की जाती है जिसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि जो प्रत्येक कटक के लिए एक चकबंदी समिति का गठन किया जाता है उसमें कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। समिति को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अधिकतम 4 व्यक्तियों के नाम सम्मिलित कर सकता है जो विशेष होल्डिंग के अकाउंट होल्डर अनुच्छेद 3(2) AA एवं नियम 3A से संबंधित होंगे तथा जिनके पास निर्धारित और अपेक्षित योग्यता होगी। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि चकबंदी को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया गया, जो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी होता है ये अधिकतर 4 व्यक्तियों के नाम सम्मिलित कर सकता है जो विशेष होल्डिंग के अकाउंट होल्डर अनुच्छेद 3(2) AA एवं नियम 3A से संबंधित होंगे और इनके पास क्या होगा, निर्धारित अपेक्षित योग्यता होगी। ठीक है, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो चकबंदी लेखपाल होते हैं ये किसके अधीन होते हैं, तो चकबंदी जो लेखपाल होते हैं ये चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जबकि राजस्व लेखपाल जो होते हैं ये जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो चकबंदी लेखपाल होते हैं ये चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं और जो राजस्व लेखपाल होते हैं ये जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। जनपद स्तर पर जो चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी होता है ये जिला उप संचालक चकबंदी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लक्ष्य एवं दूरदर्शिता। तो अब दोस्तों इसके लक्ष्य और इसकी दूरदर्शिता के बारे में कुछ सोचते हैं कि आखिर इसका क्यों प्रावधान किया गया और इसके क्या लक्ष्य और इसकी दूरदर्शिता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर चकबंदी का उद्देश्य तथा उत्तर प्रदेश के चकबंदी अधिनियम 1953 के मुख्य तत्व। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश का चकबंदी अधिनियम कब आया, 1953 में, और इसके कुछ मुख्य तत्व और चकबंदी के उद्देश्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चकबंदी से संबंधित विधि के उद्देश्य और कारण जो कि उपर्युक्त प्रस्तर में उद्धृत किए गए हैं उनके अतिरिक्त चकबंदी प्रक्रिया से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है इन्हें संक्षेप में निम्न प्रस्तरों से उल्लेखित किया जा रहा है, जो हम अभी आगे देखेंगे। पहले थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं, जो आए हुए प्रश्न हैं इस पर संबंधित क्या आए हुए हैं। वो है यहाँ पर देखिए कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों जो जमाबंदी होती है, भू अधिकारों के जो प्रलेख होते हैं वो हो जाता है जमाबंदी। ठीक है, जमाबंदी भारत में प्रयुक्त शब्द है जिसका संबंध भू अधिकारों के प्रलेख से होता है, अर्थात यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें तहसील से संबद्ध प्रत्येक गांव के भू अधिकार प्रलेखों का ब्यौरा रहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो तहसील होती है तो उससे संबंध जितने भी गांव होते हैं उनके भू अधिकारों का जो ब्यौरा रहता है वही भू अधिकार प्रलेख कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो ये जो तो ये कब पारित किया गया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1945। आपको यहाँ पर क्या लगाना है, 1945। जो भू नियंत्रण अधिनियम उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम जो है ये 1945 में पारित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा डी यानी कि 2। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। पहली खरीफ की बैठक जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होगी और दूसरी रबी की बैठक जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होगी। ठीक है, तो ये 2 बैठकें यहाँ पर होंगी ग्राम सभा की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको कि किसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने भी पढ़ा कि चकबंदी का उद्देश्य और उत्तर प्रदेश के चकबंदी अधिनियम 1953 के मुख्य तत्व। तो इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। चूंकि चकबंदी प्रक्रिया किसी ग्राम के पिछले बंदोबस्त के आधार पर की जाती है, इसीलिए चकबंदी प्राधिकारी खेतवार पड़ताल के समय इस बात का आकलन करते हैं कि पिछले बंदोबस्त तथा वर्तमान चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ होने के समय की अवधि में किसी प्रकार के अवैधानिक आदेश तो नहीं पारित किए गए हैं।
ठीक है। विशेष रूप से ग्राम सभा, स्थानिक प्राधिकारी या राज्य सरकार में निहित भूमि तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 की भूमि के संबंध में जांच की जाती है। यदि इस प्रकार के कोई अवैधानिक आदेश चकबंदी प्राधिकारियों के संज्ञान में आते हैं तो इन्हें दुरुस्त किया जाता है। ठीक है। अत्यधिक समय हो जाने के कारण किसी ग्राम के नष्ट हो चुके स्थायी सीमा चिन्हों को चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत पुनर्स्थापित करते हुए तथा सीमा को यथास्थान सुनिश्चित करना चकबंदी प्राधिकारियों का दायित्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चक को चक्रोड तथा नाली प्रतिष्ठित की जाती है। चकबंदी प्रक्रिया में ग्राम के चारों ओर परिपथ का निर्माण किया जाता है जिससे कृषकगणों, ग्रामीण जनता का आवागमन सरल हो सके। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए चकबंदी प्रक्रिया में भूमि की व्यवस्था तथा उनका सीमांकन सुनिश्चित किया जाता है, यथा स्कूल, चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्र, खेल का मैदान, पशु चिकित्सालय आदि। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है जब हम सार्वजनिक प्रयोजन के लिए चकबंदी प्रक्रिया जब करते हैं तो इसमें भूमि की व्यवस्था तथा उनकी सीमांकन सुनिश्चित किया जाता है, यथा स्कूल, चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्र, खेल का मैदान, पशु चिकित्सालय आदि के लिए यहाँ पर जो है व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है भविष्य के आबादी के प्रसार के लिए भूमि आवंटित की जाती है या भूमि सामान्य वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के लिए होती है जो भूमिहीन हो तथा जिनके पास आवास ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आगे एक पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पर है कि चकबंदी प्रक्रिया में बचत की भूमि नवीन प्रति के रूप में प्राप्त होती है जो कि ग्राम की ग्राम सभा के द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को विधि अनुसार पट्टी के रूप में आवंटित की जाती है। राजस्व जो है ग्राम की खतौनी, खसरा तथा सजरा, भूचित्र जिसको बोलते हैं, सजरा किसको बोलेंगे, भूचित्र को, इसका नवीनीकरण किया जाता है जिससे कि लंबे समय तक रख रखाव किया जा सके। भूमि से संबंधित विवादों, स्वत्व, भूचित्र संशोधन, जोतों का विभाजन, दाखिल खारिज, अभिलेखों का शुद्धिकरण आदि को लंबी प्रक्रिया के बजाय संक्षिप्त कार्यवाही के द्वारा निस्तारित किया जाता है क्योंकि चकबंदी अधिनियम एक स्वतः परिपूर्ण विशेष अधिनियम है। ठीक है, जिसके अंतर्गत चकबंदी प्राधिकारियों को अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। तो ये जो है ये यहाँ पर तैयार करता है लेखपाल या पटवारी तैयार करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है। तो इसका जो कार्य है राजस्व विभाग करता है। भूमि की पैमाइश यानी नाप का जो कार्य है राजस्व विभाग लेखपाल व कानूनगों के माध्यम से करता है। ठीक है, और भूमि प्रबंधन के अंतर्गत भूमि संबंधों के समायोजन, भूमि उपयोग निरीक्षण के सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का कार्य आता है। नेक्स्ट आ जाता है भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूला जाने वाला टैक्स कौन सा है। तो ये हो जाता है लगान। ठीक है, भूमि का उपयोग करने पर किसानों से लगान वसूल किया जाता है या राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जमाबंदी तैयार की जाती है। तो जमाबंदी किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो ये 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है। तो 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। तो यहाँ पर है जो जमाबंदी का आशय है वो अभिलेखों के अधिकार से है। ठीक है, राइट्स ऑफ रिकॉर्ड से है जो भूमि अभिलेख को इंगित करता है। इन रिकॉर्डों का रख रखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसमें भूस्वामी, भूमि क्षेत्रफल इत्यादि का ब्यौरा होता है। जमाबंदी की 2 प्रतियां बनाई जाती हैं जिसमें से एक सरकार के पास तथा दूसरी पटवारी के पास रखी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम पॉइंट अभी देखते पढ़ते हुए चल रहे हैं यहाँ पर उद्देश्य इसके। तो नेक्स्ट है कि चकबंदी अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चकबंदी अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह कृषकों को विभिन्न स्तरों पर विधिक प्रक्रिया से सुरक्षा प्रदान करता है। ग्राम की चकबंदी प्रक्रिया में आने के पश्चात अन्य न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि ग्राम की कृषकों के द्वारा निर्वाचित चकबंदी समिति का परामर्श चकबंदी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार इस प्रक्रिया के सभी स्तर पर चकबंदी समिति, ग्राम सभा तथा सामान्य कृषक गणों का परामर्श प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये जो है यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि कोई ग्राम या उसका भाग चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रख्यापित किया जाए। इस संबंध में अधिनियम में एकमात्र प्रतिबंध है कि किसी ग्राम में धारा 52 के प्रशासन के 20 वर्ष पश्चात ही उसे पुनः चकबंदी हेतु प्रख्यापित किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 10 वर्ष हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर देख लेते हैं। यद्यपि अधिनियम तथा नियमावली में किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया आरंभ करने हेतु कोई पूर्व शर्त नहीं रखी गई है सिवाय इसके जो कि पूर्व प्रस्तर में उल्लिखित है, किंतु प्रशासनिक निर्देशों के द्वारा
कतिपय औपचारिकताएं आवश्यक हैं तथा ग्राम सभा के द्वारा चकबंदी प्रारंभ किए जाने हेतु किया गया प्रस्ताव ग्राम के कुल क्षेत्रफल का 40% कृषि योग्य होना, ग्राम की अधिकांश जनता का चकबंदी के पक्ष में होना तथा अंत में कलेक्टर जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा पुनः चकबंदी कराए जाने की संस्तुति। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट यहाँ पर है कि अधिनियम इस बात की भी व्यवस्था करता है कि यदि किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान है और किसी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया बंद किया जाना आवश्यक है, तो अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत चकबंदी आयुक्त को अधिकार प्रदान किए गए हैं कि संबंधित ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया समाप्त करने संबंधी विज्ञप्ति जारी करे और इस हेतु चकबंदी नियमावली के नियम 17 में कतिपय पूर्ण शर्तें वर्णित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अधिनियम। या अधिनियम जो है उन ग्रामों में जहां चकबंदी का कार्य पूर्ण हो चुका हो, चकबंदी से संबंधित उन वादों को जिन्हें उठाया जाना चाहिए था परंतु नहीं उठाया गया, किसी सर्विस कोर्ट में दायर करने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये अधिनियम चकबंदी प्राधिकारियों को उनके द्वारा सदाशयता से इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्यों के प्रति किसी वाद, अभियोजन तथा अन्य विधिक कार्यवाही से संरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये अधिनियम जो है, अधिनियम इस बात की व्यवस्था करता है कि किसी ग्राम के अधिनियम की धारा 52(1) के अंतर्गत प्रशासन के परिणाम स्वरूप चकबंदी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के उपरांत भी इस अधिनियम के अंतर्गत पारित तथा लेख याचिकाओं में पारित आदेशों का क्रियान्वयन इसी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कुछ परीक्षा उपयोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो यहां पर है भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। तो ये भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्म के आधार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है डी। देखिए मुद्रांक शुल्क यानी कि स्टाम्प शुल्क जो है ये भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क के आधार पर रोपित होता है। स्टाम्प शुल्क जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर रोपित होता है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट का आशय उस दस्तावेज से है जो भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य दोनों में से जो भी ज्यादा हो उस पर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोल देते हैं सर्वेक्षण कला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वेक्षण कला जो है उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिससे पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं की समुचित माप लेकर किसी पैमाने पर आलेखन करके उनकी सापेक्ष क्षैतिज या ऊर्ध्व दूरियों का कागज पर सही सही ज्ञान कराया जा सके। ऐसी आलेखन क्रिया के लिए रैखिक व कोणीय दोनों ही माप लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक कृषि खेत के मापने की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो ये जो होती है ये होती है जरीब द्वारा। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में प्राचीन समय में कृषि खेत के मापन हेतु एक जंजीर का प्रयोग किया जाता था, इसे ही जरीब कहते थे। और ये जरीब जो है ये 55 गज या 20 नॉट के बराबर होता है और एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहा कहते हैं। ठीक है, तो एक जरीब का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो वो 1 बीघा के बराबर लगभग हो जाता है। ठीक है, तो सर्वोत्तम नाप विधि जो है ये एक जरीब को ही माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है चकबंदी प्रक्रिया के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई, तो इसको देख लेते हैं। राज्य सरकार जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4(1)(42) के अंतर्गत ग्रामों में चकबंदी कराने हेतु विज्ञप्ति जारी करती है। पुनः चकबंदी आयुक्त धारा 4(1)(4)(2) के अंतर्गत चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु अधिसूचना जारी करते हैं। इस अधिसूचना के प्रभाव स्वरूप राजस्व न्यायालय में चलने वाले समस्त वाद उपशमित अवेट हो जाते हैं और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी खातेदार कृषि कार्य से इतर कार्य हेतु अपनी जोत का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, धारा 4(2) के प्रशासन के उपरांत ग्राम में चकबंदी समिति जो होती है का गठन जो है ये भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों में से किया जाता है और यह समिति चकबंदी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर चकबंदी प्राधिकारियों को सहयोग एवं परामर्श प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट है तदोपरांत चकबंदी लेखपाल ग्राम में जाकर अधिनियम की धारा 7 के तहत भूचित्र संशोधन स्थल के अनुसार करता है एवं चकबंदी कर्ता द्वारा धारा 8 के अंतर्गत पड़ताल कार्य करता है, जिसमें गांठों की भौतिक स्थिति, पेड़, कुओं, सिंचाई के साधन व अन्य समुन्नतियों का अंकन आकार पत्र 2 का में करता है। खतौनी में पाई जाने वाली अशुद्धियों का अंकन आकार पत्र 4 में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पड़ताल के उपरांत सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी जो समिति है के परामर्श से विनिमय अनुपात का निर्धारण गांठों की भौगोलिक स्थिति, उत्पादन और
समुन्नतियों के आदि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिनियम की धारा 8 का के अंतर्गत सिद्धांतों का विवरण पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें कटौती का प्रतिशत, सार्वजनिक उपयोग की भूमिका, आरक्षण तथा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। इस प्रारंभिक स्तर पर की गई समस्त कार्यवाहियों से खातेदारों को अवगत कराने के लिए अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आकार पत्र 5 का विवरण किया जाता है, जिसमें खातेदार अपने खाते की स्थिति व गांठों के क्षेत्रफल की अशुद्धियां जान जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आकार पत्र 5 में दिए गए विवरणों या खातेदारों से प्राप्त आपत्तियों के आधार पर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा अभिलेखों को शुद्ध करते हुए आदेश पारित किए जाते हैं। इन आदेशों से शुद्ध व्यक्ति बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ अपील कर सकते हैं। ठीक है, धारा 9 के अंतर्गत वादों के निस्तारण के बाद धारा 10 के अंतर्गत पुनरीक्षित खतौनी बनाई जाती है, जिसमें खातेदारी की जोतों संबंधित त्रुटियों को शुद्ध रूप से दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से प्रस्तावित चकबंदी योजना बनाई जाती है और धारा 20 के अंतर्गत आकार पत्र 23 भाग 1 वितरण किया जाता है, जिसमें खातेदारों की जोतों की विभाजन सहित प्रस्तावित जोत का अंकन रहता है। इससे असहमत व्यक्ति क्रमशः चकबंदी अधिकारी के यहाँ आपत्ति एवं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ अपील कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा प्रस्तावित चकबंदी योजना को धारा 23 के अंतर्गत पुष्टिकृत किया जाता है, जिसके बाद नई जोतों पर जो है खातेदारों को कब्जा दिलाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के असहमत कोई खातेदार धारा 48 के अंतर्गत उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में निगरानी दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत ठीक है अंतिम अभिलेख बंदोबस्त तैयार किया जाता है, जिसमें आकार पत्र 41 व 45 बनाया जाता है तथा नए नक्शे का निर्माण किया जाता है, जिसमें पुराने गांठों के स्थान पर नए गांठे बना दिए जाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया की प्रत्येक स्तर पर गहन जांच की जाती है। इस प्रकार चकबंदी एक चरणबद्ध गतिविधि है। गाँव में चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु 5 वर्ष की अधिकतम समय निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर चकबंदी के बाद आ जाते हैं राजस्व विभाग के बारे में। ठीक है, तो राजस्व विभाग के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। तो देखिए यहाँ पर राजस्व विभाग के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जो राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। एक तो हो जाता है राजस्व परिषद, दूसरा चकबंदी आयुक्त, तीसरा है राहत आयुक्त, चौथा है निदेशक भूमि अध्याप्ति उत्तर प्रदेश, फिर 5वां है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। तो ये आ जाता है यहाँ पर राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा जो है, इसके अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष। ठीक है, ये सभी विभागाध्यक्ष लखनऊ में स्थित हैं। तो ये कहाँ पर स्थित हैं? लखनऊ में स्थित हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्व परिषद के बारे में अब देखते हैं। तो राजस्व परिषद के बारे में देखते हैं। तो राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। तो राजस्व परिषद जो है, ये जो राजस्व प्रशासन है, इसका सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व परिषद की जो ये स्थापना है, ये वर्ष 1831 में इलाहाबाद में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसकी राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1831 में इलाहाबाद में हुई थी। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। ठीक है, तो राजस्व न्यायालयों का जो शीर्ष न्यायालय है वो है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। राजस्व परिषद के सदस्य कमिश्नरों में से ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसमें से नियुक्त किए जाते हैं? जो कमिश्नर होते हैं उसी में से नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्व परिषद के कार्यों को हम सामान्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रशासनिक कार्य और दूसरा न्यायिक कार्य। ठीक है, तो प्रशासनिक कार्यों में बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रख रखाव, ठीक है, मालगुजारी और अन्य देयों की वसूली, भूमि अर्जन आदि आते हैं। न्यायिक कार्यों में अपीली, निगरानी और पुनर्विलोकन आदि आते हैं। राजस्व परिषद का मुख्यालय जो है ये इलाहाबाद में है। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग कब किया गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ पर 1947 और 48 में अलग किया गया।
नेक्स्ट है प्रशासनिक शाखा को लखनऊ में लाया गया और न्यायिक शाखा को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में बनाए रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पर जब वर्ष 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग किया गया तो उसमें प्रशासनिक शाखा जो थी उसको लखनऊ में लाया गया और न्यायिक शाखा को इलाहाबाद जो कि वर्तमान प्रयागराज है इसमें बनाए रखा गया और यह व्यवस्था अभी भी यहाँ पर जारी है। वर्तमान में राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य हैं। तो यहाँ पर हम राजस्व परिषद की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान अगर मैं राजस्व परिषद की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है। राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्व परिषद जो है इसके अंतर्गत कौन आता है, तो आते हैं मंडलायुक्त आते हैं, फिर जिलाधिकारी और फिर उनके अधीन समस्त राजस्व अधिकारी आते हैं। मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त यहाँ पर होते हैं। ठीक है। तो मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए कौन होता है, अपर मंडलायुक्त। नेक्स्ट आता है जिलाधिकारी के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी यानी कि एडीएम, उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं भी होती हैं। यह कार्य जिला अधिकारी, अपर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। राजस्व परिषद में प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। नेक्स्ट है इनके यहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण किया जाता है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व से अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्य द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं कि राजस्व परिषद के अनुभाग। ठीक है। तो अनुभाग यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है, तो अनुभाग देख लेते हैं क्या है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में, ठीक है, 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। तो कितने अनुभाग हैं राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में, तो 19 अनुभाग हैं और 14 प्रकोष्ठ हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर जानकारी लेते हैं क्या है। तो राजस्व परिषद के प्रयागराज कार्यालय में 2 अनुभाग हैं। तो प्रयागराज कार्यालय में कितने हैं, 2 अनुभाग हैं। राजस्व अनुभाग 1 के द्वारा अन्य कार्यों के साथ राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो अनुभाग 1 में क्या किया जाता है, इसके द्वारा अन्य कार्यों के साथ राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। जमींदारी का उन्मूलन राजस्व अनुभाग 1 का ही कार्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जमींदारी उन्मूलन राजस्व अनुभाग के कौन सा अनुभाग है, तो 1 का ही कार्य है। भूमि व्यवस्था लागू करने का काम राजस्व अनुभाग 1 द्वारा किया जाता है। अब अगर बात करें राजस्व अनुभाग 2, तो ग्राम में पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इस अनुभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। ऊसर बंजर निष्प्रोज्य भूमि के आवंटन तथा तत्संबंधी कार्य इसी अनुभाग के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्राम सभाओं के हाट, बाजार, मेलों, तालाबों, पोखरों, जल प्रणालियों में से होने वाले आय व्यय संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 2 के ही अधीन है। राजस्व अनुभाग 2 है ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने से संबंधित शिकायतों से संबंधित कार्य भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है भूमि प्रबंधन समितियों का कार्य एवं उनका नियंत्रण भी राजस्व अनुभाग 2 के अधीन ही है। तो ये यहाँ पर 2 के अधीन है। फिर आता है राजस्व अनुभाग 3, तो राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 4 की अगर बात करते हैं, तो अगर राजस्व अनुभाग 4 की बात करते हैं तो राजस्व परिषद एवं जीरो में भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण का कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद इस अनुभाग में मंडल, जिला तथा तहसील कार्यालयों से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व अनुभाग 4 में आईएएस तथा पीसीएस अधिकारियों के सृजन का कार्य भी किया जाता है। लेखपाल के प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना विषय कार्य राजस्व अनुभाग 4 के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराए जाने का जो कार्य है वो भी इसी अनुभाग के द्वारा किया जाता है। 5वां है राजस्व अनुभाग 5 प्रदेश में नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन तथा उससे संबंधित विभिन्न मामले देखता है। नेक्स्ट है मंडल, जिला, तहसीलों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्य इसी अनुभाग द्वारा किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर उपनिवेश क्षेत्रों में अनधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य राजस्व अनुभाग 5 द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत सीमा विवाद संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 5 के अधीन है। अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर जिला तहसील तथा ग्रामों से संबंधी सीमा विवाद राजस्व अनुभाग 5 के ही अधीन है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले नक्शों में दर्शित सीमांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य राजस्व अनुभाग 5 ही देखता है। वित्त आयोग से संबंधित कार्य
राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा संपादित किए जाते हैं। राजस्व अनुभाग 5 राजस्व स्थायी समिति का समन्वय कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्ट्रेट तथा तहसील भवनों के आहतों में स्थित भूमि का पट्टा एवं अन्य प्रबंध राजस्व अनुभाग 5 का ही काम है। राजस्व अनुभाग 6 की अगर बात करें तो इसके द्वारा राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन किया जाता है। इसी अनुभाग द्वारा राजस्व परिषद के सदस्यों का कार्य विभाजन किया जाता है। भू राजस्व के अभ्यर्पण, छूट तथा मालिकाना संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 6 द्वारा किए जाते हैं। नजूल भूमि संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 6 ही देखता है। रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त यही अनुभाग देखता है। राजस्व अनुभाग 6 विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास का कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 7 भू राजस्व नहर दे, तकाबी दे तथा अन्य सरकारी दे की वसूली करता है। यह अनुभाग भू राजस्व तथा भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल किए जाने वाले देयों की वसूली के लिए अचल संपत्ति का विक्रय करता है। यह अनुभाग राजस्व वसूली से संबंधित अन्य कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 8 में चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। राजस्व अनुभाग 9 में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली और उनसे संशोधन संबंधी कार्य की होते हैं। कृषि गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज संबंधी कार्य, बंटवारा संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 9 के ही कार्य करते हैं। फिर राजस्व अनुभाग 10 की अगर बात करते हैं तो राजस्व अनुभाग 10 में जो है उसमें क्या है तो राजस्व अनुभाग 10 निम्नलिखित प्रमुख कार्य करता है। यह निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र व शिकायत लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है राजस्व अनुभाग 10 के कार्य क्या है। ये अनुभाग दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए अनुदान आदि हेतु जिलाधिकारियों को धन आवंटित करता है। यह अनुभाग जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता कार्य को करता है। प्राकृतिक आपदा के कारण मालगुजारी, लगान एवं अन्य सरकारी देयों की माफी एवं स्थगन का कार्य यह अनुभाग करता है। और ये अनुभाग सरकारी खर्चे में मितव्ययिता का कार्य करता है। नेक्स्ट आ जाता है राजस्व अनुभाग 11। तो इसमें क्या है, यह अनुभाग बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करता है। यह अनुभाग दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ क्षति सूचना उपलब्ध कराता है। यह अनुभाग मौसम और कृषि की दशा से संबंधित वार्षिक अर्धशासकीय रिपोर्ट संकलन तथा प्रशासन का कार्य करता है। यह अनुभाग भुखमरी की सूचना पर ध्यान देता है तथा उसकी जांच संबंधी कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो अनुभाग है यह कृषि विपदाओं से संबंधित सूचना इकट्ठा करता है। यह अनुभाग अग्नि दुर्घटनाओं के कारण हुई क्षति की सूचनाएं एवं तद विषयक सामान्य निर्देश तैयार करता है। बाढ़ तथा अन्य दैवीय आपदाओं के समय सहायतार्थ सैनिक सहायता उपलब्ध करने का काम करता है। यह अनुभाग शीतल हरी तथा पाला की निगरानी रखता है। नेक्स्ट है फसल तथा मौसम की सूचना का काम यही अनुभाग करता है। ये अनुभाग सूखा के कारण हुई क्षति की सूचना देता है। नेक्स्ट है राजस्व अनुभाग 12। तो इसके कार्य क्या है, यह अनुभाग अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त करता है। नेक्स्ट है भू राजस्व अधिनियम और भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमों का कार्य करता है। उद्योग बंधु तथा उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य करता है। 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय का कार्य करता है। परिवार नियोजन से संबंधित समस्त समन्वय का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम जो हमारा पेज है वह है वार्षिक कार्य योजना का समन्वय का कार्य करता है। न्यायिक वादों का समन्वय का कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 13 की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है अगर इस अनुभाग द्वारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, 1962, 1965 और 1972 के संचालन का कार्य किया जाता है। राजस्व अनुभाग 14 निम्नलिखित कार्यों का संपादन करता है। पहला, ये अनुभाग सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रियाएं करता है। ये अनुभाग भू राजस्व बंदोबस्त करता है। उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई इससे संबंधित समस्त कार्य करता है। भूदान एवं ग्राम दान संबंधी कार्य करता है। मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनरीक्षण कार्य करता है। नामांतरण, दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है तहसीलदार इस कार्य को स्वयं करते हैं या इसे तहसीलदार न्यायिक या नायब तहसीलदार को भेज सकते हैं। तहसीलदार का पद प्रदेश के अधिकांश पूर्वी जिलों में है। भूमि के हक, सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद उप जिलाधिकारी एसडीएम के यहाँ चलते हैं। उप जिलाधिकारी ग्राम पंचायत के सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचित से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हैं। इनके द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील होती है। राजस्व अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार भी होते हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व इन्हीं मजिस्ट्रेटों पर है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी यानी डीएम पर है। जिलाधिकारी जिले में और मंडलायुक्त तो मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। भू अभिलेखों के रख रखाव और का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी को सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर
प्रदेश के सभी भू अभिलेखों यानी कि खतौनियों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और अब केवल कंप्यूटरीकरण खतौनी तहसील से निर्गत किए जाने के निर्देश हैं। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं उनके प्रबंधन का उत्तरदायित्व राजस्व विभाग का है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर राजा ये पार्ट है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान हरदोई में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान हरदोई में है। सार्वजनिक भूमि में अतिक्रमण कब्जेदारों की बेदखली का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त भूधारकों सब भूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने के लिए। नेक्स्ट है, यदि 12 से 70 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति का नाम खतौनी में खातेदार सह खातेदार के रूप में अंकित है और उसकी मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी को बीमा कंपनी द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है। बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में इनके लिए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्व विभाग के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। ये प्रमाण पत्र हैं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान बही इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I एवं 243Y के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के धारा 32 का के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि पेज नंबर 9 तक हमने स्टडी किया है। इसके आगे के पेज कल हम लोग स्टडी करेंगे और इसके साथ ही पूरी की पूरी बुक यहाँ पर खत्म करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इसी से संबंधित, इसी टॉपिक से संबंधित किसी और बुक को चाहते हैं इसी तरह से वीडियोस देखना, या आप कोई अन्य टॉपिक के वीडियोस देखना चाहते हैं किसी बुक को, तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में, मैं उस वीक को भी पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज के नए लेक्चर के साथ, यानी लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।